एपिसोड 1 में हमने देखा कि फ्रेडरिक सर्टनर ने मौत को मात देकर मॉर्फिन ढूंढ निकाली, लेकिन साइंस की दुनिया में एक कड़वी सच्चाई है। खोज यानी डिस्कवरी से बड़ा होता है मार्केट। सर्टनर की रिपोर्ट जैसे ही जर्नल्स में छपी, पूरे यूरोप के केमिस्ट्स के कान खड़े हो गए। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, हर जगह एक ही चर्चा थी। क्या सच में दर्द पर काबू पा लिया गया है? Impossible. Morphine. If this is true, the old ways of medicine are dead. Find this boy. Find out how he isolated it. This isn't just medicine. It's a gold mine. डॉक्टर्स हैरान थे, लेकिन बिजनेसमैन की आंखों में चमक थी। उन्हें दवा में सोना दिख रहा था। लेकिन एक बड़ा सवाल था। फ्रेडरिक ने तो लैब में थोड़ी सी मॉर्फिन बनाई थी, लेकिन अगर पूरी दुनिया को दर्द से निजात दिलानी है तो हमें चम्मच नहीं, टन टन मॉर्फिन चाहिए। और यहाँ से शुरू होता है फार्मा हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पिवट। $1820 का डाम स्टार्ट। सन्नाटा इतना गहरा कि आपको मर्क की सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दे जाए। वो घंटों सर्ट्यूनर की रिसर्च को देखता रहता। लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वो सिर्फ एक अपोथकरी केमिस्ट नहीं था, वो कुछ बड़ा देख रहा था। सर्ट्यूनर ने रास्ता दिखाया था, लेकिन मर्क जानता था कि रास्ते पर चलने के लिए पहिए चाहिए होते हैं। मर्क ने देखा कि सर्ट्यूनर एक साइंटिस्ट है, लेकिन वो मर्क एक बिल्डर है। साइंटिस्ट को खुशी होती है जब वो फॉर्मूला ढूंढ लेता है, लेकिन एक बिल्डर को नींद तब आती है जब वो फॉर्मूला हर घर तक पहुंच जाए। मर्क के दिमाग में ब्लूप्रिंट्स बन रहे थे, दीवारों के नहीं, धंधे के, बिजनेस ब्लूप्रिंट्स। अठारह 1827 में मर्क ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने अपनी छोटी सी दुकान को एक फैक्ट्री में बदल दिया। उन्होंने पुराने एक्सट्रैक्शन मेथड्स को अपग्रेड किया। अब मॉर्फिन सिर्फ 1-1 ग्राम करके नहीं, बल्कि बड़े बड़े बैच में बनने लगी। इमेजिन कीजिए, वो छोटी सी दुकान की दीवारें टूट रही हैं, लेबरर्स भारी लोहे की मशीनें अंदर ला रहे हैं। पूरा शहर हैरान था। एक हकीम ड्रगिस्ट अब इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहा था। नेचर को काबू करने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। दुनिया में पहली बार नेचर प्लांट्स को मास स्केल पर केमिकलाइज किया जा रहा था। मर्क ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, प्योरिटी। उन्होंने कहा कि हमारी मॉर्फिन हमेशा एक जैसी होगी। प्योरिटी ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये मर्क का सबसे धारदार हथियार था। उसने डॉक्टर्स को यकीन दिला दिया कि मर्क का थप्पा, सील, मतलब जिंदगी की गारंटी। अब मौत और दर्द के बीच सिर्फ एक ही नाम खड़ा था, मर्क। इस एक फैसले ने मर्क को रातों रात एक छोटी दुकान से एक ग्लोबल एम्पायर बना दिया। पैसे की बारिश शुरू हो चुकी थी। $1800 का दौर। समुंदर के रास्ते धंधा करना कोई खेल नहीं था। रॉ ओपियम यानी अफीम के भरे भरकम कट्टे जहाज़ों पर लादे जाते थे। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र, डाकुओं का डर और बारिश में ख़राब होने का ख़तरा। चलिए थोड़ा हिसाब यानी मैथ करते हैं। 19वीं सेंचुरी में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा ज़रिया था जहाज़ यानी शिप्स। अगर आप 100 किलो रॉ ओपियम शिप करते हैं तो जगह ज़्यादा लगती है, खर्च ज़्यादा आता है और प्रॉफिट कम होता है।
एक शिप पर कितना माल आएगा ये उसकी किस्मत तय करती थी। लेकिन मर्क और उसके जैसे लोग किस्मत पर नहीं, लॉजिक पर यकीन रखते थे। केमिस्ट्री ने एक ऐसा जादू दिखाया जो किसी एल्केमिस्ट ने नहीं देखा था। कचरे से सोना निकालना तो कहानी थी, लेकिन काली अफीम से सफेद पाउडर निकालना ये रियलिटी थी। लेकिन अगर आप उस 100 किलो अफीम को प्रोसेस करके उसमें से सिर्फ 10 किलो मॉर्फिन निकाल लें तो वेट कम हो गया, जगह कम हो गई, लेकिन उसकी कीमत 100 गुना बढ़ गई। इमेजिन कीजिए, जो काम 10 जहाज करते थे अब वो काम एक छोटा सा बॉक्स कर सकता था। लॉजिस्टिक्स की दुनिया पलट गई थी। ये धंधा अब लेबर का नहीं, ब्रेन का बन चुका था। मॉर्फिन इतनी कॉन्सेंट्रेटेड थी कि एक छोटा सा बॉक्स जिसे आप एक हाथ में पकड़ सके उसकी वैल्यू करोड़ रुपए के बराबर हो गई। लोग सोने के पीछे भागना भूल गए, उन्हें व्हाइट गोल्ड चाहिए था। सोना भारी होता है, उसे छुपाना मुश्किल है, लेकिन ये सफ़ेद पाउडर, इसे आप अपनी जेब में रखकर पूरे शहर की दौलत कैरी कर सकते हैं। इसे पहचानने के लिए जोहरी नहीं, एक केमिस्ट चाहिए था। ये पाउडर गोल्ड से महंगा, गोल्ड से ट्रांसपोर्ट करने में आसान और गोल्ड से ज़्यादा डिमांड में था। पूरे यूरोप में फार्मा वॉर शुरू हो चुकी थी। अब जंग ज़मीन के लिए नहीं थी, जंग थी उन खेतों के लिए जहाँ पॉपी उगती थी और उन फैक्ट्रीज़ के लिए जहाँ ये वाइट गोल्ड बनता था। बॉर्डर्स बदल रहे थे और नए किंग्स पैदा हो रहे थे, जिन्हें हम आज फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहते हैं। पेरिस से लंदन तक अमीरों के ड्राइंग रूम्स में एक नया नशा घुल रहा था। दर्द से आज़ादी तो बस एक बहाना था। असल में ये लोग एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते थे जहां कोई फिक्र ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो। मॉर्फिन ने उन्हें वो दुनिया दिखा दी। लेकिन जब इतना पैसा होता है तो उसके पीछे अंधेरा भी आता है। 1830s तक मॉर्फिन सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, अमीर लोगों की हाई क्लास पार्टीज में पहुंच गई। लोग इसे गॉड्स गिफ्ट कहने लगे। हर दर्द, हर चिंता का एक ही इलाज, मॉर्फिन। डॉक्टर्स ने इसे मिराक्युलस कहा, पोएट्स ने इसे इंस्पिरेशन कहा। किसी ने नहीं कहा कि ये आग है जो धीरे धीरे पूरे समाज को जलाने वाली थी। सरकारों को रिश्वत दी जाने लगी ताकि प्रोडक्शन लाइसेंसेस मिल सकें। बड़ी बड़ी कंपनीज ने पेटेंट वॉर्स शुरू कर दी। एक दूसरे के फॉर्मूला चोरी होने लगे। साइंस अब सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट बन चुका था। अब ये केमिस्ट्री नहीं, पावर पॉलिटिक्स थी। हर लाइसेंस एक लाइसेंस टू प्रिंट मनी था। डार्मस्टैट के लेबोरेटरी से लेकर अमेरिका तक केमिस्ट्स को साइंटिस्ट्स नहीं, स्पाइस की तरह यूज किया जा रहा था। दूसरे का फॉर्मूला चुराओ, उसे इम्प्रूव करो और पेटेंट करा लो। लेकिन इसी चमक धमक के पीछे एक अजीब सी खबर आने लगी। लोग जो दर्द के लिए मॉर्फिन ले रहे थे, अब वो उसके बिना जी नहीं पा रहे थे। उनका जिस्म कांपने लगता, उनकी रूह तड़पने लगती अगर उन्हें वो वाइट पाउडर ना मिले। पहली बार ये गॉड्स गिफ्ट अपने शैतानी रूप में सामने आया। ये सिर्फ मौत का डर नहीं था, ये उससे बढ़कर था, जिंदा रहकर मौत से बदतर तड़प। विड्रॉल, एक ऐसा नरक जिसे पहले किसी किताब में नहीं लिखा गया था। फैक्ट्रीज में मशीनें नहीं रुकी, शिपमेंट से बॉक्सेस निकलते रहे। क्या ये खबर उन्हें नहीं पहुंची थी? क्या वो अंधे थे? लेकिन बिजनेसमैन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एडिक्टेड कस्टमर सबसे बड़ा लॉयल कस्टमर होता है। उनके लिए एडिक्शन एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, एक परफेक्ट रेवेन्यू मॉडल था। उन्हें ट्रस्ट नहीं चाहिए था, उन्हें डिपेंडेंस चाहिए थी, और उन्हें वो मिल चुकी थी। तो दोस्तों, एपिसोड 2 यहाँ खत्म होता है। डर्मस्टाट की वो छोटी सी एंजल फार्मेसी अब एक किले, फोर्ट्रेस में बदल चुकी थी। हाइंड्रिक मर्क के पास वो सब कुछ था जो उसने कभी सपने में देखा था, दौलत, शोहरत और ताकत।
लेकिन उसके कानों में अब सिर्फ पैसों की खनक नहीं, बल्कि उन बीमार लोगों की चीखें गूंज रही थी जो मॉर्फिन के गुलाम बन चुके थे। मॉर्फिन ने मर्क को करोड़पति बना दिया, यूरोप को पेन फ्री बना दिया, लेकिन एक नया भस्मासुर पैदा कर दिया, एडिक्शन। भस्मासुर, जिसे वरदान तो मिल गया था, लेकिन अब वो अपने ही बनाने वाले को भस्म करने के लिए तैयार था। एडिक्शन का ये नया दैत्यवा, डीमन, अब पूरे यूरोप की नींदें उड़ा रहा था। फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थी, लेकिन एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। मॉर्फिन बनाने के लिए चाहिए थी रॉ ओपियम, अफीम, और यूरोप की ठंडी मिट्टी ने जवाब दे दिया था। पॉपी के फूल वहां मुरझा रहे थे। डिमांड आसमान पर थी और सप्लाई जमीन में धंस रही थी। लेकिन अब सप्लाई की कमी पड़ रही थी। यूरोप की मिट्टी इतनी अफीम नहीं उगा सकती थी जितनी दुनिया को चाहिए थी। बिजनेस का एक ही उसूल है, अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो एम्पायर गिर जाएगा। मर्क को नए रास्ते ढूंढने थे, नई जमीन ढूंढनी थी। फिर ब्रिटिशर्स की नजर पड़ी एक ऐसी जगह पर जहां काला सोना, ओपियम, मिट्टी में उगलता है, इंडिया। 1000 किलोमीटर दूर एक ऐसी धरती जहां की धूप और मिट्टी में जहर नहीं, सोना उगता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहचान लिया था कि ये व्हाइट गोल्ड की फैक्ट्री का असली रॉ मटेरियल बिहार और मालवा के खेतों में है। एक नया नेक्सस, गठबंधन बन रहा था, लंदन, डर्मस्टैट और पटना के बीच। अगले एपिसोड में देखिए, जब ये व्हाइट गोल्ड का रास्ता मुड़ता है बिहार और मालवा के खेतों की तरफ। शुरू होती है स्मगलिंग रूट्स की दास्तान और एक शातिर दिमाग की एंट्री, सेठ लक्ष्मण दास। कौन था ये सेठ लक्ष्मण दास? क्या वो सिर्फ एक व्यापारी था या फिर स्मगलिंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी? कैसे उसने ब्रिटिशर्स की आंखों में धूल झोंककर अपना खुद का एम्पायर खड़ा किया? तैयार रहिए एपिसोड 3 के लिए, द स्मगलिंग रूट्स।